नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपने चेहरे की घोषणा कर दी है। मनोज रावत कांग्रेस की ओर से केदारनाथ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए कितने मजबूत उम्मीदवार है। आइए बात को कुछ साल पीछे से शुरू करते हैं, इसके बाद मौजूदा समीकरण पर आएंगे। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई रहती है। दोनों ही दल करीब करीब बराबर के ताकतवर है। यहाँ पर इन दोनों दलों के अलावा यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैदान में कौन उम्मीदवार उतर रहा है और बागी कौन होता है दोनों दलों से। यहाँ पर पिछले 2 चुनाव से कुलदीप सिंह रावत भी एक फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। यहाँ पर इतने समीकरण हैं दोनों दलों के लिए, इसीलिए दोनों दलों को, बीजेपी और कांग्रेस को, उम्मीदवार तय करने में इतनी दिक्कतें आई। बात को अगर 2012 के विधानसभा चुनाव से शुरू किया जाए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार शैला रानी रावत थी और बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल। शैला रानी रावत को करीब 42% वोट के साथ 19,660 मत मिले, वो विजयी रही, जबकि बीजेपी की आशा नोटियाल को करीब 37% वोट के साथ 17,632 मत मिले। इस तरीके से लड़ाई आमने सामने की हो गई। जीत हार का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने 5% से अधिक वोट यहां पर हासिल किए। केदारनाथ जैसी सीट पर 5% से अधिक वोट हासिल करना बड़ी बात है। अब अगर 2017 के विधानसभा चुनाव पर आए, यह चुनाव केदारनाथ सीट पर वोटों के समीकरण को समझने के लिए सबसे अच्छा एक उदाहरण हो सकता है। और केवल वोट का समीकरण पार्टियों का ही नहीं, यहाँ व्यक्तिगत तौर पर जो नेता है, जिन जिन का अपना वोट बैंक माना जाता है, उनकी भी हैसियत समझने के लिए यह चुनाव सबसे अच्छा माना जाता है। इस चुनाव के पहले कांग्रेस में और चुनाव के दौरान बीजेपी में बड़ी बगावत हुई थी। 2016 में जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, तो हरीश रावत की सरकार में बड़ा दलबदल हुआ। इसकी चर्चा आज तक होती रहती है। हरक सिंह रावत से लेकर तमाम लोग टूट कर चले आए थे। कांग्रेस में जो ये बड़ी टूट हुई, इसी टूट में कांग्रेस की विधायक जो यहां से शैला रानी रावत थी, वो बीजेपी में आ गई। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में शैला रानी रावत को टिकट दे दिया, लेकिन आशा नोटियाल नाराज हो गई। वो निर्दलीय पर्चा भरकर मैदान में उतर गई। इसी चुनाव से केदारनाथ में कुलदीप सिंह रावत की भी जोरदार एंट्री हुई। कांग्रेस ने टिकट मनोज रावत को दिया और बीजेपी ने शैला रानी रावत पर दांव खेला। मनोज रावत जीत तो गए, लेकिन 24% वोट के साथ कुल 13,906 मत पाकर। दूसरे नंबर पर कुलदीप सिंह रावत रहे, उनको 23% वोट मिले। वो केवल 700 वोट से मनोज रावत से हारे, उनको 13,037 वोट मिले। यानी कुलदीप सिंह रावत केदारनाथ सीट पर एक बड़ी फिगर के तौर पर उभरे। उनके मैदान में आने का असर यह रहा, बीजेपी अपने घर की बगावत और कुलदीप सिंह रावत की एंट्री के कारण चौथे नंबर पर चली गई। बीजेपी की जो बागी निर्दलीय लड़ी थी आशा नोटियाल, उनको 20% वोट के साथ 11,786 मत हासिल हुए और बीजेपी के उम्मीदवार शैला रानी रावत को भी करीब 20% मत हासिल हुए और उनको 11,472 वोट हासिल हुए। इस तरह से इस चुनाव से 2 बात साफ हो गई। अगर बीजेपी में बगावत होती है, आशा नोटियाल बगावत करती है, तो और कुलदीप सिंह रावत बीजेपी के साथ नहीं होते, वे निर्दलीय लड़ जाते हैं, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाता है। मनोज रावत इसी चुनाव में जीतकर विधायक बने, लेकिन बार बार यह सवाल उठता है, अगर बीजेपी में आशा नोटियाल बागी नहीं होती, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या वो जीत पाते? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इससे अगले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही समीकरण थे, वही उम्मीदवार थे, उसी तरह के समीकरण थे, लेकिन मनोज रावत हार गए थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने बगावत को मैनेज कर लिया था। उम्मीदवार 2017 वाले ही थे, लेकिन बीजेपी में आशा नोटियाल बागी नहीं हुई। इस चुनाव में मनोज रावत बुरी तरीके से हारे, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। आप 2022 का चुनाव परिणाम और समीकरण देख लीजिए। बीजेपी ने 2017 की तरह ही कांग्रेस से आई शैला रानी रावत पर ही दांव खेला। वो जीत गई 36% वोट से अधिक पाकर, उनको 21,886 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कुलदीप सिंह रावत अपने 22% वोट के साथ। कांग्रेस के मनोज रावत 20% वोट के साथ तीसरे नंबर पर आ गए, उनको 12,500 के करीब वोट मिले। यानी 2 बात साफ है, केदारनाथ में कुलदीप सिंह रावत के पास करीब 13,000 का वोट बैंक है। और दूसरा, बीजेपी में बड़ी बगावत ना हो तो कांग्रेस के लिए चिंता खड़ी हो जाती है, और कुलदीप सिंह रावत अगर मैदान में ना हो तो। यह बात सही है, केदारनाथ में शैला रानी रावत, आशा नोटियाल
मनोज रावत और कुलदीप सिंह रावत के पास अपना अपना करीब 10 से 13 हज़ार का वोट बैंक है। ये यहाँ पर कुल 90 हज़ार के आसपास वोट है, इसीलिए यह जो वोट बैंक इनके पास है इसको बड़ी फिगर कहा जा सकता है। लेकिन अब शैला रानी रावत इस बार मैदान में नहीं है, वह दिवंगत हो गई है। उनके दिवंगत होने के बाद ही यह सीट खाली हुई, ये उपचुनाव हो रहा है, इसीलिए उनका यह वोट ऐश्वर्या रावत के साथ आएगा, इस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि वोट इतनी आसानी से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो उस स्थिति में ट्रांसफ़र हो जाता है अगर पार्टी टिकट दे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो यह चिंता बनती है, क्योंकि वोट केवल व्यक्ति का नहीं होता, जो किसी दल से लड़ता रहता है वह उस पार्टी का भी होता है। और शैला रानी रावत कांग्रेस में भी रही है, बीजेपी में रही है, इसीलिए कांग्रेस में उनके साथ जो वोट बैंक था, जब कांग्रेस छोड़ के आई तो वो कांग्रेस के पास रह गए, और जो यहाँ बीजेपी के पास वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है। उनका जो व्यक्तिगत वोट बैंक था वो ऐश्वर्या रावत को कितना ट्रांसफर होगा, यह समझने वाली बात है। एक और सवाल बार बार उठ रहा है, कांग्रेस कितना एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, मायने रख रही है। यह भी मायने रखने वाला है कि कुलदीप सिंह रावत का जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस कितनी सेंध लगा पाएगी और बीजेपी उसको कितना हासिल कर पाएगी। क्योंकि कुलदीप सिंह रावत खुद कह चुके हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि का वोट बैंक है। केदारनाथ सीट पर केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह भी है, क्योंकि यहाँ पर हार और जीत के मायने हैं। बीजेपी की जो हिंदू धर्म आधारित राजनीति है वो यहाँ पर हार और जीत से सीधी प्रभावित होती है। इस सीट पर हार और जीत के पूरे देश में एक मायने है, पूरे देश में एक संदेश जाता है। इसीलिए बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही है। कांग्रेस को उसी तरह का जोर लगाना होगा, वो लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएगी। कांग्रेस बीजेपी की तरीके से चुनाव को माइक्रो लेवल पर कितना मैनेज कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं केदारनाथ से आ रही है, बीजेपी बहुत पहले वहां पर काम शुरू कर चुकी है और कांग्रेस ने अभी वहां पर प्रभारी नियुक्त किए है। यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसको कितने मैनेज होकर एकजुट होकर लड़ती है। इसीलिए देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में केदारनाथ से क्या माहौल बनता है और किस तरह के समीकरण वहां से निकल कर आते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।